हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें अभी तक आपने इस सीरीज़ में देखा हम 4 पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 400 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th पीवाईक्यूज़, दैट इज़ पीवाईक्यूज़ क्या कह रहा हूँ, 5th पीवाईक्यू के साथ 13th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 2, जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी बातें, सुंदर बातें, सुडौल बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट के दौरान करी और हमारे साथ हमारे जज़्बातों के साथ कितना खिलवाड़ किया, कैसे क्वेश्चन पूछे। बढ़ते हैं हम डिसिप्लिन 1, क्वेश्चन 1। चलिए जी, अगर किसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से एनआईएस पढ़नी हो, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना हो डी ट्रिपल एस बी, खासकर पेडागोजी का कोर्स, तो दे कैन जॉइन डी ट्रिपल एस बी पेडागोजी स्पेशल, जिसमें मैंने खुद एनआईएस लाइन टू लाइन स्टार्टिंग से पढ़ाई हुई है। और ये अभी हम 2019 के पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, 2022 के पीवाईक्यूज़ मैं ऑलरेडी उस कोर्स में करवा चुका हूँ विद प्रॉपर सोर्सेज़। तो आप जॉइन कर सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाएगी। इन पीवाईक्यूज़ से ही आपकी मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, हाँ भाई लेवल में कुछ फ़र्क है। वो क्लासेस कंप्लीट कर लोगे तो और फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन अ टीचर स्टिमुलेट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन? निम्नलिखित में किस विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा दे सकता है? पहला है, छात्रों को इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे क्या करते हैं जो प्रभावी है और इनको नाम देने का प्रयास करें, कि बच्चों को बोले कि जो वो कर रहे हैं उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करो, है ना? और जो भी वो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं उसको ट्राई करो कि उसका कोई नेमिंग कर पाओ, उसका कोई नाम बता पाओ। अच्छा, आपने अभी फ़िलहाल क्वेश्चनिंग करी है तो इस प्रोसेस का नाम कुछ लिख दो, ना नाम बता दो कि भाई जो आपने प्रोसेस फ़ॉलो किया है। समझ रहे हो? इंक्लाइन द फोकस ऑन इफेक्टिव एंड पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स अलोंग विद कॉग्निटिव फैक्टर्स। ठीक है भाई, अगर आपको थिंकिंग स्किल्स स्टिमुलेट करनी है तो इफेक्टिव पर्सनैलिटी फैक्टर्स और कॉग्निटिव फैक्टर्स तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम्फसाइज मोस्टली ऑन नॉलेज अबाउट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, ज्यादातर रणनीतियों के बारे में जोर दें। यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, वैसी टीचिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें जो कि थिंकिंग स्किल को प्रमोट करती हैं, इंकरेज करते हैं। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अच्छा, अभी ना बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी नॉलेज, आपने शायद इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन को भी सही कर दिया होगा, है ना? तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका ध्यान बच्चे को नॉलेज या फिर स्ट्रेटजी सिखाने में, स्ट्रेटजी बताने में नहीं, वो स्ट्रेटजी क्यों अप्लाई करे, उस स्ट्रेटजी से बच्चे की क्या हेल्प होगी, वो बताना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी सिखाओ, बट मेन फोकस शुड बी ऑन किस पे, कि आप उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, इसका यूज क्या है, ये आपके क्या क्या काम आएगी, वो पॉइंट। तो थर्ड ऑप्शन गलत है और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट उत्तर। अच्छा, अब ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 2 सेकंड रुकिएगा जी, मैं कॉपी खोलना भूल गया। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 50, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है और बाकी जो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। लो जी, हाउ टीचर्स कैन स्टिमुलेट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। एक बार आप इसको पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल करें जिसमें बच्चों की थिंकिंग स्किल्स डेवलप हों और उनकी मास्टरी भी बने सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, उनकी रिफ्लेक्शन को इनकरेज करना है, स्ट्रेटजीज आपको बतानी है। एक बार आप पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं इसमें। जो चीज़ ऑप्शन गलत है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एम्फसाइज नॉट ओनली knowledge about strategies but also why these strategies are valuable and how to use them। बाकी 3 पॉइंट तो आपको क्लियर है, इस पॉइंट में शायद दिक्कत आई होगी। तो इसमें बोला हुआ है सिर्फ स्ट्रेटजीज के नॉलेज के बारे में फोकस मत करो, स्ट्रेटजीज ये स्ट्रेटजी ये है नहीं, उनको बताओ ये स्ट्रेटजी क्यों वैल्यूएबल है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको क्लियर हो गया, तो ये है गलत और बाकी है ठीक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 102 पे। Which sociologist laid emphasis on the role of education system in complex societies where family and other primary groups are not fully equipped to prepare the young for adulthood that is expected by the larger society? है ना? ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में शायद पिछले जो 4 शिफ्ट्स हुई हैं उसमें से रिसेंट वाली 1 या 2 में आया हुआ है, जिसमें ऊपर वाली सिर्फ 1 लाइन पूछी हुई थी, इसमें वो कंप्लीट सेंटेंस पूछ लिया है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ वगैरह कहाँ भी जहाँ पे आपको दिखे तो वो इमाल डरकheim साहब का हो जाएगा। पिछले वाले जो पीवाईक्यू उसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ही है, बाकी ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, है ना?
पेज नंबर 9, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 9। 2 सेकंड रुकिएगा। देखो ये है ना, अगर आपको याद हो पिछले जो पीवाईक्यू था, कोई भी पीवाईक्यू मुझे याद नहीं कौन से में था, सिर्फ यहां तक लाइन पूछी हुई थी, रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर किसने बोला, है ना। अब इसमें क्या हुआ, यहां से पूछ ली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज वेयर फैमिली एंड अदर ग्रुप्स आर नॉट फुल्ली इक्विप्ड टू प्रिपेयर द यंग फॉर अडल्टहुड दैट इज एक्सपेक्टेड बाय लार्ज सोसाइटी, है ना। अब थोड़ी सी दिक्कत एग्जामिनर की मान लो कि एज इन उसने पूरी स्टेटमेंट नहीं दी, स्टेटमेंट एज इन अपना होल ही होता है ना कि भाई इस पूरी लाइन का मतलब बैठ रहा है, समझ रहे हो। थोड़ा सा उसने यहाँ से कट कर दिया, रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बाद ये प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर को काट दिया और अपने हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं हुई, बाकी सेम लाइन है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है, सेंसरी एक्सपीरियंस, रीजनिंग, अथॉरिटी एंड फेथ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है, संवेदना का अनुभव, विचार, अधिकार और आस्था। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जहां से हमें स्रोत मिलता है, कि जहां से हमें ज्ञान मिलता है कि भाई ये इस चीज से हमें मिला है, तो कौन सा इसमें स्रोत है। चलो जी, बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने कोई ना कोई उत्तर दिया होगा, 1 2 3 4, और जहां तक जिसको नहीं पता होगा उसने 1 2 3 4 ही लगाया होगा, इतना मुझे कंफर्म है, ठीक है। पर अगर सोच समझ के लगाया है, चीजें क्लियर है, तो बहुत बढ़िया, क्लैप्स फॉर यू। बट अगर तुक्का लगाया है तो भाई इस चीज को सीख लो, और तो क्या हो सकता है। चलो जी, ये जो नॉलेज वाली पीडीएफ में बताई थी ना आपको, जिसमें वो हमने पोस्ट्रायरी प्रायरी नॉलेज है ना, साइंटिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल नॉलेज, उन सबसे डॉगमेटिक थ्योरी वगैरह जहाँ से हमने हटाया था, वो 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज, उसी पीडीएफ से है, ठीक है। इसमें हम लेके चलते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, बेसिकली 6 सोर्सेज है नॉलेज की। कितने सोर्स है लिख लो इसको, 6 सोर्सेज है नॉलेज के। पहला है नॉलेज थ्रू सेंस एक्सपीरियंसेस, जो हमारे अपने सेंसेस के थ्रू मिलता है, छूने से, सूंघने से, देखने से, है ना, और फील करने से, समझ रहे हो, और सुनने से, जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है उससे हमें नॉलेज मिलती है। जैसे अभी आप फिलहाल नॉलेज कहाँ से ले रहे हो, अपने कान से ले रहे हो, सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मतलब देख रहे हो जो मैं दिख रहा हूँ, जैसे मैं नाचता हूँ यहाँ दिख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होगे, है ना। तो वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिल रही है, समझ गए, पहली बात तो क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी बात है नॉलेज थ्रू रीजन, रीजन के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, कैसे। रीजनिंग 2 टाइप की होती है, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हमारा अपना एक सेट ऑफ रूल बना लेंगे कि भाई अच्छा, हर दिल्ली में बारिश हो रही है, पंजाब में बारिश हो रही है, और राजस्थान में बारिश हो रही है, तो हमने बोल देंगे पूरी नॉर्थ में बारिश हो रही है, एग्जाम्पल के रूप में, समझे इस बात को। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ भाई बना लिया, एक रूल बना लिया। डिडक्टिव रीजनिंग क्या, ऑलरेडी एक सेट ऑफ रूल बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम कुछ ना कुछ, मतलब वो पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करते हैं हम कहीं ना कहीं और नॉलेज बना सकते हैं। जैसे कि आप मैथ में देखते हो कि एक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम शायद दूसरा सीधा फॉर्मूला उठा लेते हैं, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल हमें पाइथागोरस थ्योरम में कोई चीज प्रूफ करनी है, या फिर कोई भी चीज प्रूफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एक प्रूवन चीज उठा लेते हैं ताकि हम बाकी चीज को प्रूफ कर पाए। तो डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, हमने सीधा फॉर्मूला उठाया और एक नई नॉलेज का निर्माण कर दिया, समझ गए इस बात को। तो नॉलेज थ्रू रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया। इस बात को क्लियर हो गया, ठीक है जी। अगला इज अथॉरिटी। अथॉरिटी के थ्रू नॉलेज बनती है। अथॉरिटी क्या, हम कभी कभी क्या होते हैं कि जो हमसे ऊपर चीज है, जैसे हमारे माता पिता हो गए, या फिर एज एन आपके टीचर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं, अब अथॉरिटी है फिलहाल मेरी यहाँ पे कि मैं आपको कुछ भी सिखा के भेज सकता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट इज कि आप अथॉरिटी की बात मानोगे। अब अथॉरिटी की बात मान ली तो आप खुद से शायद कोई अलग से प्रयास नहीं करोगे कि हाँ भाई चल इसको देख लूं, इसको समझ लूं, क्योंकि आपको पता है भाई हाँ ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, जो कि मैं हूं, ठीक ठीक है, कि जो ये पढ़ाएगा सही पढ़ाएगा, गलत कुछ पढ़ाएगा नहीं, है ना। तो अथॉरिटी यहाँ पे मेरी है, तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज हम खुद नहीं, कोई दूसरा होता है जिसका हम दूसरे का इस्तेमाल करके हम कुछ चीज सीखते हैं। अथॉरिटी, it is not a primary source of knowledge where one's experience knowledge through one's own reasoning or sense experience, जिसमें हम खुद से नहीं करते, we accept certain things as true on the basis of authority, जो हमें कोई बताता है, जैसे बड़े बता देते हैं भाई झूठ बोलना पाप है, तो मान लिया भाई झूठ बोलना पाप है, समझे, ठीक है। अब ना जब हम अथॉरिटी की बात मानते हैं, कोई अपने बड़े की बात मानते हैं, सरकार की अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, कोई सरकार हो सकती है, कोई बड़ा बंदा हो सकता है, कोई आपका छोटा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसकी आप बात पे ट्रस्ट कर सकते हो, और
उसके बाद आपको दूसरी थिंकिंग लगाने की जरूरत ना पड़े कि भाई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो। अब अगर आप किसी अथॉरिटी की बात मान रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। द पर्सन हुज वर्ड वी टेक ऑन अथॉरिटी मस्ट रियली बी एन अथॉरिटी, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड ऑफ नॉलेज, है ना। जिस अथॉरिटी की आप बात मानोगे ही शुड बी स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। जैसे मैं आपको सही बात बताऊंगा हर बार, है ना। तो एक बात ये, अब जैसे आप राह चलते से तो पेडागोजी सीख नहीं लोगे, या फिर वो आपको क्या ही सिखाते हैं राह चलता हुआ, तो बस वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। दूसरा, whenever one accepts another person's statement on authority, he should be able to find out for himself or verify the knowledge। कि अगर आपने किसी अथॉरिटी की बात मान ली तो एटलीस्ट ऐसी बात मानो कि जिसको आप खुद भी वेरीफाई कर पाओ, एम्पेरिकली चेक कर पाओ, एक्सपेरिमेंटली चेक कर पाओ। अब वो चीज मैंने खत्म कर ही दी। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन का उत्तर चारों बता के आगे बढ़ सकता था। चेकिंग का काम भी मैंने खुद ही कर दिया कि लो भाई यहां लिखा हुआ है, लो चेक भी कर लो तुम साथ के साथ। दूसरी बात भी ठीक है, तो मतलब मैं ट्रस्ट वर्दी हूं, है विश्वास, ठीक है। तीसरी, द अथॉरिटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंटल प्रूफ फॉर द नॉलेज ही पोजेसेस एंड एक्सप्लेन इट इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। कि जो अथॉरिटी है उसके पास एक एविडेंटल प्रूफ भी होना चाहिए कि जो आप बता रहे हो किस बेसिस पे बता रहे हो। तो मेरे पास बेस है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। The knowledge claimed by the authority should have acceptance by the community members who are also expert in that area। कि जो नॉलेज आपकी अथॉरिटी बता रही है, आपके कोई बड़ा बता रहा है, वो कम्युनिटी में भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, है ना। और ये एक्सेप्टेड है, ये जो किताब है किसी एक्सपर्ट ने लिख रखी है, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड है ही इग्नू के द्वारा। तो बस फिर मैं आपको सही चीज पढ़ा रहा हूँ, मतलब हिमांशु इज द बेस्ट, इनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, समझे ये चीज। अथॉरिटेरिज्म asserts that knowledge is guaranteed and validated by authority। कि अथॉरिटिज्म में क्या होता है कि भाई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी वैलिडिटी है उस नॉलेज की, है ना, कि भाई सही है कि नहीं, वो अथॉरिटी का काम है, समझ गए। ठीक है जी। अगला इज इंट्यूशन, अगला सोर्स ऑफ नॉलेज इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? जो हमारे मन से लगता है, कि लगता है बारिश होने वाली है, लगता है भूकंप आने वाला है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है, इंट्यूशन। इट इज अ लेबल ऑफ फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन अ कन्विक्शन ऑफ सर्टेनिटी कम्स अपॉन अस क्वाइट सडनली लाइक अ फ्लैश। एकदम से आ जाए, है ना, एकदम से हमारे पड़ती है, फिर आंख फड़कती है कि यार कुछ ना गलत होगा मेरे साथ, या फिर एकदम से अंदर बैठे बैठे कुछ आ जाता है हमारे मन में कि यार अब की बार तो मैं निकाल जाऊंगा, इंट्यूशन। अब ना, इंट्यूशन इज नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। आपने बोला बारिश होने वाली है, तो आपकी इंट्यूशन कब ठीक होगी, कब वो नॉलेज बनेगी, कि जब असल में बारिश हो जाए, है ना। ऐसे तो मैं बोल दूं लगता है मेरे पास ना 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो बोलने से क्या हो जाएगा, जब आ जाएंगे तब की बात है, ठीक है। इंट्यूशन समटाइम्स कंफ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंदे हैं और एक बंदा बोल रहा है कि कल बारिश होगी और दूसरा बोल रहा है नहीं होगी, है ना, तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि पहला बंदा ठीक बोल रहा है, दूसरा बंदा ठीक बोल रहा है? बाय ऑब्जर्वेशन, कल देख ही लेंगे भाई, समझ गए। बट दिस वी डू थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, सीइंग इट रेन, नॉट बाय इंट्यूशन। इंट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स नो वे ऑफ डिसाइडिंग विच ऑफ द टू कंफ्लिक्टिंग इंट्यूशंस इज करेक्ट। ठीक है, इधर ऐसा कुछ हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता कौन सा ठीक है, वो हमें थ्रू ऑब्जर्वेशन ही मिलेगा। नोइंग बाय इंट्यूशन डज नॉट रियली एक्सप्लेन नोइंग हाउ। कि इसमें ना इंट्यूशन के थ्रू आप ये नहीं बता सकते कि आपने ये चीज आपके दिमाग में आई कैसे, आप बोलोगे बस आ गई, है ना। तो उस चीज को वैलिडेट करने का कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं होता कि आपके दिमाग में क्यों आया कल बारिश होने वाली, बस आ गई भाई, कोई कारण ही नहीं है, समझ गए, इंट्यूशन। अगला है रिविलिएशन। रिविलिएशन भी ऑलमोस्ट इंट्यूशन के टाइप होता है, बट रिविलिएशन इज लाइक कि भाई मुझे ना सपने में कोई आया था और वो उसने मुझे बताया है। जैसे आजकल की बाबा बुआ ढोंग करते ना कि भगवान जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मेरे को वो मेरे को बताए गए हैं, या फिर हनुमान जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है ना। तो वो चीज है रिविलिएशन, कि ये इंट्यूशन नहीं है, कोई बता के गया है, ऐसा बताते हैं। दिस सोर्स हैज द सेम प्रॉब्लम्स इंट्यूशन। समटाइम्स वन क्लेम्स टू नो समथिंग बाय द मीन्स ऑफ रिविलिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रिवील्ड टू मी इन माई ड्रीम।
कि भाई मुझे सपना आया या फिर मेरे पास विजन आई एकदम से, समझ रहे हो, तो ये रिवोल्यूशन। अब ये सच है या नहीं है, इसको ढूंढने का कोई ऐसा स्रोत नहीं है, सेम इंट्यूशन जैसा है। इसका हम पता लगा ही नहीं पाएंगे सच है कि झूठ है। जब हो जाएगा तभी पता लगेगा कि भाई तेरी कितनी भविष्यवाणी ठीक है थी और कितनी नहीं। फेथ, दिस सोर्स ऑफ नॉलेज ओवरलैप्स द प्रीवियस वन हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स, आई नो दिस थ्रू फेथ, कि मुझे विश्वास है, फेथ इज विश्वास, कि मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा, है ना। इंट्यूशन इज लाइक शायद कल बारिश हो, रिविलेशन की भाई मेरे सपने में आया। फेथ इज शायद, शायद नहीं, कि मुझे विश्वास है कि भगवान है, मुझे विश्वास है कि ये सही हो सकता है, मुझे विश्वास है इसकी सच्चाई पर। तो ये विश्वास वाली चीज है ना। इस विश्वास का कोई ठोस एविडेंस यहां पे भी नहीं होता है, इधर भी एब्सेंस ऑफ एविडेंस होता है ना। और क्या सच है और क्या झूठ है वो हमें बाद में ही पता लगता है। इसका कोई वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता कि भाई बताओ ये आपको विश्वास आया कहां से, समझ रहे हो। बस ये 6 टाइप थे जिसमें हमने फेथ पढ़ा, इंट्यूशन, रेवल्यूशन पढ़ा, इंट्यूशन पढ़ा, 3 हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा अथॉरिटी, उसके बाद पढ़ा रीजनिंग, और रीजनिंग से पहले हमने पढ़ा छठा कौन सा था आपका, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, नॉलेज थ्रू एक सेंसरी एक्सपीरियंस। 6, तो 6 सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। इसमें आप देख रहे हो सेंसरी एक्सपीरियंस है, रीजनिंग है, अथॉरिटी और फेथ है। तो ये चारों उत्तर बिल्कुल ठीक है। हिमांशु सर इज द बेस्ट, तालियां बजा दो मेरे लिए। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 10 कोर एरियाज आइडेंटिफाइड टू डेवलप लाइफ स्किल्स। तो आपको पता लाइफ स्किल्स 10 प्रकार की होती हैं जिनको 3 हिस्सों में बांटा गया है ना, सोशल, इमोशनल और थिंकिंग स्किल्स। तो कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, शाइनेस नहीं है। आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा, सभी को बहुत बहुत मुबारक। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर फोस्टर्ड बाय पजल्स सॉल्विंग इन चाइल्ड। पहेली को हल करना बच्चे में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा दे सकता है। तो नेगेटिव थिंकिंग, डीमोटिवेशन, इग्नोरेंस, आपने सभी इसका उत्तर सही दे दिया होगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। चलिए आगे। विच सोशलिस्ट यूज द टर्म सोशल सिस्टम फॉर सोसाइटी कंसिडर्ड इंटरेक्शन एज द बेसिक यूनिट टू एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। कि सोशल सिस्टम की सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट है इंटरेक्शन, जिससे हम पूरी सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो सोसाइटी नहीं होगी, और इंटरेक्शन होगी तभी सोसाइटी बनेगी, है ना। तो किसने बोला, बंडूरा साहब ने, मैक्लेवरन पेज ने, बेलार्ड ने और टेलकॉट पार्सन ने। बेलार्ड की तो हमें बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट वाली जो लाइन है बिट बेलार्ड कर चुके हैं। मैक्लेरन पेज की मैं आपको बता चुका हूँ पहले, अभी फिर से बता दूंगा। बंडूरा साहब की ऐसे ये वाली लाइन होगी नहीं, टेलकॉट पार्सन साहब बच के, तो यही इसका उत्तर है। ये अगर याद ना करवाया हो तो अभी याद करवा दूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, 507, ब्लॉक 1, पेज नंबर 3। वैसे तो मैं पीवाईक्यू जो हमने सीरीज चल रही है ना इसमें कवर करवा चुका। मैक्लियरन पेज की मैंने आपको बताई थी। मैक्लियरन पेज की डेफिनेशन में अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड आएगा, सिंपल सी बात, इसको याद रख लो। मैक्लियरन पेज की जो डेफिनेशन है सोसाइटी की, उसके अंदर अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड आएगा, आप इससे याद रखो, बात ही खत्म। सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट, ब्रॉड और जनरल कंसेप्ट है, जहां पे कम्युनिटी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सोसाइटी है और उसके आसपास की टेरिटरी है, क्लोज रिलेशनशिप्स है, और वी फीलिंग है कि भाई हमारी जो वी फीलिंग का मतलब जो कि हम सारे एक साथ हैं, समझे। टेलकॉट पार्सन, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, यूज्ड द टर्म सोशल सिस्टम फॉर सोसाइटी, कंसिडर्ड इंटरेक्शन इज द बेसिक यूनिट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। तो टेलकॉट पार्सन में आपको सीधा याद रखना है, अगर सोसाइटी की बात चल रही है और इंटरेक्शन की बात आई है, इंटरेक्शन एक बेसिक यूनिट है, तो टेलकॉट पार्सन साहब ने कही थी, है ना। और इसको याद कैसे कर सकते हो भाई, पार्सन, पार्सन मतलब पर्सन, पर्सन होगा तो इंटरेक्शन करेगा ही, तो इंटरेक्शन जिसकी लाइन में आ गया तो आपका, सिंपल सी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत, ठीक है जी। पॉइंट इज क्लियर अपना, तो अपना पॉइंट कहाँ चला गया अपना, अपना पॉइंट क्लियर है। टेलकॉट पार्सन, मैक्लियर पेज की में क्या आएगा, म्यूचुअल एड करके कुछ आएगा, है ना, जो मैंने आपको बता दिया। आज मैं शायद थोड़ा सा शांत बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, या फिर आपको आवाज शायद क्लियर आ रही हो, पर थोड़ा सा मैं धीमे बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन। इन कैलकुलेटिंग नहीं, इनकलकेटिंग है ये। बच्चों में मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मददगार हो सकता है। मॉर्निंग असेंबली ठीक बात है, डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, डिसिप्लिन ठीक बात है, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं।
सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डेज, बिल्कुल ठीक बात है। यूज ऑफ मास मीडिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा सबने कर दिया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इनटू हाउ मेनी जनरल कैटेगरीज आर लाइफ स्किल्स डिवाइडेड, तीन बताई मैंने। थिंकिंग स्किल्स है, सोशल है और इमोशनल है। इससे आगे कुछ है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 507 ब्लॉक एक, पेज नंबर 37। वैसे मैं दिखा चुका हूँ ना, पर थोड़ा सा बच्चे ना कनेक्ट बना पाए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। सोशल, थिंकिंग, इमोशनल है ना, तो बस कुछ है नहीं दिक्कत इसमें। डब्ल्यू चुन दी थी। चलिए आगे। विच सोशोलॉजिस्ट डिड नॉट कंसिडर्ड रिलीजन हैज अ फंक्शनल रोल इन सोसाइटी? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, चलते हैं 507 पे। 507 ब्लॉक एक, पेज नंबर 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। इंडिविजुअल सोसाइटी इसमें बोल रखा है कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी है उसके मतलब अलग चीजों के बारे में बात करी गई है। पहले हमने यहाँ बात करी फैमिली के बारे में, दूसरी बात करी रिलीजन के बारे में। मैंने बताया इमाइल डरकहम साहब ने रिलीजन के बारे में बात करी थी। ये लाइन अपने पेपर में आ चुकी है ना, आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स देयर इज कंसेंसस दैट रिलीजन इज फंक्शनल रोल इन सोसाइटी, की कुछ कार्यगत काम होता है सोसाइटी में रिलीजन का। सबने मानी एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अलावा कार्ल मार्क्स भाई साहब के अलावा सबने ये बात मानी। तो यही सवाल पूछा हुआ है कि विच सोशियोलॉजिस्ट डिड नॉट कंसिडर दैट रिलीजन हैज अ फंक्शनल रोल इन सोसाइटी। सबने मानी, किसी ने नहीं मानी, कार्ल मार्क्स ने नहीं मानी। समझ गए? इसका मतलब ये मत मान लेना कि इन्होंने मानी, इन्होंने मानी, इन्होंने मानी। समझ पा रहे हो? बस पूछिए किसने नहीं मानी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये उत्तर ये मान लो कि इन्होंने मानी, इन्होंने मानी। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, बेस्ड ऑन पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर को वैसा बनाना था इसलिए उसने बना दिया, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इमाइल डरखाइम साहब का नाम दिया गया है कि जिन्होंने रिलीजन को एज अ फंक्शनल रोल बताया। बाकी हो सकते हैं और भी, या फिर उत्तर ठीक भी मिल सकते हैं, बट आपको ध्यान देना सिर्फ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मेन ध्यान था इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के बारे में कहीं बात आ जाए तो वो कार्ल मार्क्स साहब की स्टेटमेंट होगी, ये समझ गए। और पॉलिटी के बारे में बात आ जाए तो वो टी बी बॉटममोर साहब की बात होगी। ये बात आप याद रख लेना, आने वाले जो PYQs हों उसमें आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। पॉलिटी की बात बॉटममोर साहब ने। इसको याद कैसे करना, जब आएगा तब मैं आपको याद करवा दूंगा। बट आप याद रखो, बस पॉलिटी की बात हुई तो बॉटममोर साहब, इकोनॉमी की बात हुई तो कार्ल मार्क्स, रिलीजन की बात हुई तो हमारे डरकम साहिब, और जिसने बोला कि रिलीजन का कोई ऐसा फंक्शनल रोल नहीं सोसाइटी में तो वो कार्ल मार्क्स। समझ गए? 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टडीज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन, प्रिपरेशन, रिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सोच का चरण है? स्पष्टीकरण, मूल्यांकन, तैयारी, संशोधन या फिर पुनरावृत्ति। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा भी है ना। तो 1 2 3 4, अगर आपने को पता था इस चीज के बारे में तो बहुत बढ़िया, क्लैप्स फॉर यू। अगर तुक्का लगाया है तो अलग बात है। देखो, अगर आपको इल्यूमिनेशन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, बाकी तो देखो समझ आ जाएंगे ना। एक इसमें इनक्यूबेशन भी होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद नहीं आ रहा तो अभी याद करवा देंगे। 110, 506 ब्लॉक 2, 506 ब्लॉक 2, पेज नंबर कौन सा है भाई, 43। 43 खोल देते हैं, लो जी। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें पहले प्रिपरेशन होती है, फिर इंक्यूबेशन होती है, फिर इल्यूमिनेशन होती है, फिर इवेल्युएशन होती है, एंड लास्ट इज रिवीजन। तो बेसिकली 5 स्टेज होती हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की। ठीक है, प्रिपरेशन में बच्चा क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढता है और उस पर बेसिकली जो भी उसको काम मिलता है उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है। इंक्यूबेशन में क्या होता है? क्रिएटिव सॉल्यूशन ऑफर इमर्ज आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब थोड़ी देर ना उस चीज को छोड़ दिया। पहले उसने बहुत काम किया लगातार, अब ना उसने छोड़ दिया, अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं। अब चक्कर क्या है, वो दूसरे काम पे लग जाएगा और उसके दिमाग में चलता रहेगा, अच्छा उस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इंक्यूबेशन का मतलब वही है। इंक्यूबेशन रेफर्स टू इंटरवल ड्यूरिंग विच पर्सन इन्वॉल्व स्टॉप्स वर्किंग एक्टिवली ऑन द प्रॉब्लम। और इल्यूमिनेशन, जब वो एक्टिवली स्टॉप कर देगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं, एकदम से इल्यूमिनेट होगा सबकॉन्शियसली, अच्छा इसका उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपनी वो इवेल्यूशन कर लेगा, ये उसकी इल्यूमिनेशन के बाद। एंड लास्ट इज रिवीजन, सिंपल सी बात, कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत। तो
So preparation, incubation, illumination, evaluation and revision. Point is clear? Which of the following categories do celebration of birthdays of personalities like महात्मा गांधी, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का अगर हम बर्थडे बनाएं स्कूल में, तो वो क्या चीज इनकलकेट करेगा या फिर क्या चीज बच्चों को सिखाएगा? वेज एंड मीन्स ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं, टीचिंग डिसिप्लिन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। तो यही है, उनके अंदर वैल्यूज को इनकलकेट करेगा, है ना? पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी परफॉर्म बाय टीचर? कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन स्पेसिफाइड टाइम, भी टीचर का काम है। माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करें, पेरेंट टीचर मीटिंग करनी पड़ेगी। स्कूलों में उपस्थित होने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखें, ठीक है, पंक्चुअलिटी बनाए रखें, स्कूल में टाइम से आए टाइम से जाए, और बच्चों के लिए उपहार लाना, ये सच कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्सेज और फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? इनमें से किन स्रोत की वजह से, फिर किन वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है? पहला है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लीजर, पोषण, स्वास्थ्य, अवकाश। दूसरा एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, करिकुलम एंड टीचर। थर्ड इज फैमिली एंड पेरेंट्स। देखो पता है, जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आई, आप खुद बताना, एज हम टीचर बनने वाले हो, आपके दिमाग में यही आया होगा कि भाई गर्ल्स के साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना? तो आपके दिमाग में वही चीजें आई हैं कि जो आदमियों को मिलती हैं लड़कियों को नहीं मिलती, या फिर आदमियों को मिलती हैं औरतों को नहीं मिलती, ऐसा ही कुछ आया होगा। पर आपको अपनी सोच को उस लेवल पे बाधित नहीं करना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, बॉयज के साथ भी और गर्ल्स के साथ भी, डिपेंडिंग अपॉन सोसाइटी टू सोसाइटी। हमारी पैट्रियार्की की सोसाइटी है, तो हाँ थोड़ा गर्ल्स को देखने को, सामना करने को मिलता है, बट अब तो वो भी खत्म हो चुका है किसी न किसी पॉइंट पे। खासकर सिटीज में तो खत्म हो ही चुका है, गाँव की बात चलो छोड़ दो, बाकी खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। ठीक है, तो भाई न्यूट्रिशन हेल्थ केयर, ठीक है भाई, गाँव में ऐसा होता था कि जो जब लड़के पैदा होते थे तो लड़कों को ज़्यादा खाना, भाई इसको घी दे, इसको दूध दे, लड़की को सूखी रोटी दे देते थे, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से होता था। एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, करिकुलम और टीचर्स करते हैं भाई। किताबों में आपने देखा कई बार सिर्फ टीचर्स की जगह, मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको उस चीज़ बात मत करना, सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। आपने देखा कई बार क्या, मैक्सिमम बार जब भी टीचर का जिक्र होता है किसी भी किताब में, उधर हम शी लगाते हैं, ही भी लग सकता है। अगर आपने कहीं नोटिस किया हो, जब भी टीचर की बात होगी और जब भी हम टीचर बोलेंगे, आपके दिमाग में फीमेल ही आएगी, तो वो भी एक तरीका डिस्क्रिमिनेशन ही है ना? और बाकी आप देखते हो कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पहले वाली किताबें, वो मेनली बॉयज बेस्ड थे, या फिर मेनली मेल के ही एग्जाम्पल्स होते थे, फीमेल्स के नहीं होते थे। तो वो करिकुलम भी या फिर टेक्स्ट बुक्स भी कर सकते हैं ऐसा, और टीचर्स भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली एंड पेरेंट्स वो तो करते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 2 3 तीन हुई है इसके उत्तर, ठीक है। बाकी इसका उत्तर अगर मैं दिखाना चाहूँ, क्योंकि और भी सोर्सेज हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 506 ब्लॉक 4 पेज नंबर 17, एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मौज मारना। सोर्सेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली एंड पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लीजर है, लॉज एंड रूल्स हैं, एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स, करिकुलम एंड टीचर्स है, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज की भाई पापा के जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो लड़की को ही मिलेगी, लड़की को नहीं मिलती, वो चीज़ें हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस, ठीक है भाई, ज़्यादातर काम कहीं ना कहीं लड़कियों को करने को मिलता है, अब तो वो भी ज़्यादा खत्म ही हो चुका है अब तो। मतलब ऐसे इतना भी जुल्म नहीं है जितना कहीं सोच लो कि यार हम पे तो जुल्म है, इतना भी जुल्म नहीं है। आपको पता है, अभी अगर आप बैठ के चैन से पढ़ रहे हो, इट मीन्स घर वाले आपको बिल्कुल फ्रीडम दे रही हैं। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और प्लेसमेंट, इसमें भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना? पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन इन क्लासरूम? क्वेश्चनिंग स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है बच्चों को, तो आप क्या क्या कर सकते हो? सही उत्तर के साथ चर्चा को रोक दें तो नेगेटिव पॉइंट है। एनकरेज डाइवर्जेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बात है। मॉडल गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स, रिस्पॉन्ड इन एनकरेजिंग वे, बिल्कुल ठीक बात है। स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, ऐसा गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्कशन अगर राइट आंसर आ गया तो उसको आप बढ़ा सकते हो आगे, और भी उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप इलेबोरेट कर सकते हो, है ना? बिल्कुल ठीक है। दूसरा,
मॉडल अच्छा सवाल क्वेश्चन मतलब कि उनको अच्छा सवाल बनाना या फिर गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स सिखाओ। मॉडल मतलब एज़ एन मॉडल आप काम कर सकते हो, फिर बता सकते हो कि बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पूछते तो और अच्छा बन सकता था। बाकी तो ठीक है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन को आप एनकरेज करो और एनकरेजिंग वे में उनका जवाब दो। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ठीक है ना? अगर आपको ये देखना हो इसके काफ़ी सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ सकती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 49, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 49, एक बार आप इसको पढ़ लेना जाके, है ना? इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये रहा, स्किल्स टू एनहांस क्वेश्चनिंग। एक बार इसको पॉज़ करके आप यहीं पढ़ लो, बात ही खत्म हो जाएगी। कि बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग आपको पूछने को मतलब प्रोत्साहित करना है। सिर्फ वैसे क्वेश्चन ना पूछे बच्चे जिसका उत्तर येस और नो हो, है ना? और राइट आंसर पे आपको डिस्कशन नहीं रोकनी है। थोड़ा-सा पॉज़ भी देना है क्वेश्चन पूछने के बाद उत्तर देने में। बाकी सब एक बार पढ़ लेना। डेवलप साइलेंट टाइम ये भी है ना? तो एक बार इसको पढ़ोगे आप समझ जाओगे चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में कवर करवा चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा अब ध्यान दिया कि मैं चीज़ों को बहुत काफ़ी बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है भाई, है ना? इसको पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया है 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 49। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर परफॉर्म्ड बाय स्कूल्स इन टुडेज़ एजुकेशन सिस्टम? आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? इट प्रिपेयर्स पीपल फॉर ऑक्यूपेशन, इट एक्ट एज मॉरल अथॉरिटी, स्कूल्स आर सब्सिविरेंट टू द कम्युनिटीज डोमिनेंट क्लास। यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है, यह नैतिक अधिकार के रूप में कार्य करता है, स्कूल समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। तो पहले तो ठीक है, इट प्रिपेयर्स पीपल फॉर ऑक्यूपेशन, मॉरल अथॉरिटी का काम करता है कि भाई स्कूल में जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओगे तो अच्छा बनोगे, स्कूल जाओगे अच्छा। हम जैसे कोई चोर बन जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर बचपन में पढ़ाई कर ली होती, चले जाते तो ऐसा नहीं बनते। तो वो मॉरल अथॉरिटी वाला ही एग्जाम्पल है। स्कूल्स आर सब्सिवियरेंट टू द कम्युनिटीज डोमिनेंट क्लास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट क्लास का ही जो स्कूल है उनके अधीन है या फिर उन्हीं की बात मानते हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं भाई, है ना? ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट क्लास के चक्कर में ये सोसाइटी या समाज चल रहा है, नहीं। हाँ, बड़े स्कूल्स हो सकते हैं, महँगे वाले स्कूल, बट वो भी ना अलग-अलग क्राइटेरिया ही तो है यार। अगर आपका जो पॉकेट ज़्यादा अलाउ करती है, अच्छे स्कूल में भेजो, अगर नहीं करती तो कम स्कूल में भेजो, ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ाई ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में सेम ही है। तो ये बात गलत बोली हुई है तीसरी। पहली ठीक है, दूसरी ठीक है। तो पहली भी और दूसरी भी। समझ गए? ऑफिशियल आंसर की में भी उत्तर इसका यही है, पहला और दूसरा। आगे चलते हैं भाई। हाउ मेनी लेवल ऑफ कोर्ट आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने स्तर की अदालतें हैं? तो आपको पता ही है, 3 स्तर की अदालतें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट्स होते हैं, है ना? तो 1, 2, 3, 3 ही तो हैं। कोई दिक्कत किसी को? जनरल सवाल था, पता होना चाहिए सबको। पेडागोजी कैन टेल अस डैश टू टीच। शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए डैश बता सकता है। व्हाट, हाउ, व्हेन। चलो जी बताओ इसका उत्तर। देखो, क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, ये कौन बताएगा? ये बताएगा करिकुलम। पेडागोजी तो नहीं बताएगी, पेडागोजी बताएगी किस तरह पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है ना? तो पेडागोजी कैन टेल अस हाउ, कैसे पढ़ाना है, और व्हेन, कब पढ़ाना है। कब का मतलब पेडागोजी से थोड़ा-सा डिफाइन कर देगी भाई, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा थोड़ा-सा इलॉजिकल स्टेज में मिलेगा तो उसके हिसाब से चीज़ें समझ रहे हो, है ना? या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाओ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वो चीज़ें बता सकती है। क्या पढ़ाना है वो करिकुलम बताएगा। समझ गए? तो दूसरा और तीसरा, पेडागोजी कैन टेल अस हाउ एंड व्हेन टू टीच। तो दूसरा और तीसरा, पहला नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सही शिक्षा के बारे में सही नहीं है? यह एक विशेष प्रणाली पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सिस्टम। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू बी फ्री एंड मेच्योर। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको बाधित नहीं करती, जो आपको बांध के नहीं रखती। और अगर कोई भी सिस्टम किसी एक सिस्टम पर डिफाइंड होगा या फिर बेस्ड होगा, तो वो उसमें आपका बंधने का ही काम है। लिखा हुआ ना, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम। भाई अगर राइट काइंड ऑफ एजुकेशन होगी ना, वो किसी भी सिस्टम पर नहीं होगी, वो किसी भी सिस्टम पर बेस्ड नहीं होगी, है ना? किसी भी प्रणाली को फॉलो नहीं कर रही होगी, क्योंकि प्रणाली फॉलो कर ली तो कहीं ना कहीं बंधने वाला काम हो जाएगा। बंधने वाला ऐसे नहीं कि स्कूल में आके तुम बम बनाओ, ये नहीं है। बात इज कि आप फ्री फील कर पाओ।
इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू बी मैच्योर एंड फ्री, बिल्कुल ठीक बात है। तो नॉट ट्रू, तो कौन सा नॉट ट्रू है, मतलब कौन सा ठीक नहीं है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सिस्टम, ये ठीक नहीं है। तो पूछा हुआ कौन सा गलत है, तो ओनली वन, पहला ही गलत है, दूसरा ठीक है। अच्छा, इसको बताना हो कैसे, कहाँ, कैसे, तो पेज नंबर 15, जो डिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब की किताब थी, जो मैंने आपको बताया, जैसे 2022 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ से उठाया गया है। द राइट ऑफ काइंड ऑफ एजुकेशन is not concerned with any ideology, however much it may promise a future utopia, it is not based on any system, कि किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में आपको यूटोपिया प्रॉमिस कर, यूटोपिया मतलब परफेक्ट स्टेट, कि इससे अच्छा सिस्टम नहीं हो सकता, और वो किसी भी सिस्टम पर बेस्ड नहीं होती। हाउएवर केयरफुली थॉट आउट, नॉर इज इट मीन्स ऑफ कंडीशनिंग द इंडिविजुअल इन सम स्पेशल मैनर, कि ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ अलग होगा। एजुकेशन इन ट्रू सेंस जो कि स्टार्टिंग से होनी चाहिए, जो कि हमारे गुरुकुल्स में थी, है ना, उसमें होता क्या था, बंदे को मेच्योर और फ्री बनाना, टू फ्लावर ग्रेटली इन लव एंड गुडनेस, कि वो अच्छे से अच्छा इंसान बन पाए। समझ गए, बस सिंपल सी बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ध्यान पढ़ाई पे हो, रटने पे ध्यान हो, नंबर लाने पे नहीं। आपको मेच्योर बनना है, फ्री बनना है। मेच्योर कहने का मतलब ये है, आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं, अब जो स्कूल्स में चले जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे काफी सारे लोग हैं। 2 सेकंड होना जी, कॉल आ रहा है। चलिए जी, ठीक है, तो गलत बताना, पहला गलत है, बाकी ठीक है। हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो एलेक्स ऑसबॉर्न, कॉमिंगटन, एडवर्ड डी बोनो और क्रॉपले। सबको पता है एलेक्स ऑसबॉर्न। एडवर्ड डी बोनो साहब ने क्या बनाया था, 6 थिंकिंग हेड्स, हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्लू ग्रीन येलो, वो सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी। इसका उत्तर एलेक्स ऑसबॉर्न, सभी ने उत्तर दे दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल बताने हैं। नॉड्स एंड स्माइल्स, एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशंस एंड स्नीयरिंग। तो नॉड्स और मुस्कुराहट, झुंझलाहट की अभिव्यक्ति, अधीरता की अभिव्यक्ति, और व्यंग्य कसना। तो नॉड्स एंड स्माइल इज अ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव नहीं है तो ये हट जाएगा। बाकी तीनों ही नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, बाकी मैं ऑलरेडी इनको पीवाईक्यू जो पिछली क्लासेस हो चुकी उसमें करवा चुका हूँ। 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, खत्म हो गया है। डिसिप्लिन 1 खत्म है। डिसिप्लिन 2 के क्योंकि 37 मिनट्स हुए हैं, अभी 20 मिनट में हम 10 मिनट क्वेश्चन और कर लेंगे आराम से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू लर्निंग देयर इज अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग ऑल दोज हु आर स्टेक होल्डर्स ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, तो मैंने आपको बताया है। चलो क्वेश्चन ही पढ़ लो, पहले बताऊंगा क्या क्या बताया है। सीखने की वह कौन सी पद्धति है जिसमें बच्चों के बीच में आपसी सहयोग साझेदारी होती है तथा वह उनके लिए हितकारी भी होते हैं। पहला शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और दूसरा सीखना केंद्रित दृष्टिकोण। तो आपको पता है, मैंने बताया है, जो लर्निंग सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें बस एक ही फर्क है कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बच्चे के, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, वो एज अ को लर्नर काम करते हैं, उनकी पार्टनरशिप होती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें वही पूछा हुआ है, देयर इज अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। तो कौन सा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, ओनली 2 इज द राइट उत्तर, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा भी चुका हूँ, बाकी अगर देखना हो तो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105 में आपको दिखा देता हूँ। लो जी 105, है ना, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। इसमें बताया था कि जो टीचर है वो एज अ को लर्नर काम करता है, और जो बच्चे की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चे के स्टेक होल्डर्स की होती है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो उसके पेरेंट्स हो। देर इज अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग ऑल दोज हु आर स्टेक होल्डर्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, तो उनके बीच में कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप होती है। समझ गए, किसी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। व्हाट शुड यू एज अ टीचर टेक केयर ऑफ वाइल यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षा में पढ़ाने व सीखने के प्रदर्शन के तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा, एंश्योर द डेमोन्स्ट्रेशन इज सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो ठीक है भाई,
जब आप कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो उसके बीच में आप रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। और दूसरा भी ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सिंपल होनी चाहिए और बच्चों के लेवल के हिसाब की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे थर्ड क्लास के आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो 12th क्लास का, ऐसा भी नहीं। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। बोथ 1 एंड 2 आपने इसका सभी ने उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया होगा। फॉर एजुकेशन, आप देख रहे हो, आप शायद नहीं इस चीज को फील कर पा रहे। अगर आपने अभी तक ये 4 पीवाईक्यूज की क्लास लेते हुए आए होगे, यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज उसको देखिए जिसकी शायद थोड़ी स्टार्टिंग से तैयारी नहीं थी, बट जिसकी तैयारी भी थी वो डिफरेंस देख पा रहा है कि हाँ भाई वो अब क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ पा रहा है और अच्छे तरीके से कर पा रहा है ना, उत्तर और अच्छे दे पा रहा है, रिवीजन अच्छी तरीके से कर पा रहा है। मेन इज रिवीजन अच्छी तरीके से कर पा रहा है। क्यों? सोर्सेज में बता रहा हूँ तो वो उन चीजों को जाके देख पा रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है। फॉर एजुकेशन इन स्कूल टू बी इफेक्टिव, द एनवायरमेंट नीड्स टू बी कंड्यूसिव फॉर लर्निंग। ठीक है भाई, कि स्कूल में शिक्षा प्रभावी होने के लिए पर्यावरण को सीखने के लिए अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। दिस स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड, कि एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए वो बता दो आप। क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। इंटरेक्टिव एंड होल स्कूल डिस्प्लेस होनी चाहिए। क्लाइमेट ऑफ इनोवेशन होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक बात है। ये बीच में उत्तर नहीं दिए हुए, ऑप्शन नहीं दिए हुए, क्या चक्कर है? हाँ, इसमें शायद ना ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। बाकी इसके उत्तर तीनों ही ठीक है। इफेक्टिव एनवायरनमेंट अगर बनाना है, कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाना है आपको, तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। और इंटरेक्टिव एंड होल स्कूल डिस्प्लेज, ये होल स्कूल डिस्प्लेज है क्या? होल स्कूल डिस्प्लेज इज जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं ना स्कूल में, कोई कॉरिडोर में लगा रखा होता है, कोई प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, कोई क्लास के अंदर। तो होल स्कूल डिस्प्लेस की अपने स्कूल की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आप उन बोर्ड्स पे दर्शा सकते हो। समझ पा रहे हो? इट इज कॉल्ड होल स्कूल डिस्प्लेस एंड क्लाइमेट ऑफ इनोवेशन। ठीक है भाई, आसपास का नवचार का माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चा सीख भी पाए। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है लिखा हुआ है, क्वेश्चन 123 है ना। रुक जाओ जी, क्लाइमेट ऑफ इनोवेशन 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। ये हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, रेडीनेस टू लर्न। थर्ड इज लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर ही आप देख पा रहे हो, क्रिएटिंग एंड फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू, कैसे अचीव कर सकते हैं? इफेक्टिव क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पॉइंट दिया ही हुआ है। दूसरा, इंटरेक्टिव एंड होल स्कूल डिस्प्लेस, ये भी दिया हुआ है। और तीसरा, क्लाइमेट ऑफ इनोवेशन, ये तीनों ही दिए हुए हैं। तो तीनों ही इसके उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो इधर तो ऑप्शन में गलती हुई है। बाकी आप देख पा रहे हो ऑफिशियल आंसर की में 1 2 3 उत्तर ऑप्शन में था आपके, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे बस टाइपिंग में गलती भी है, यहाँ पे 1 2 3 भी आ जाएगा। तो उसका आपका उत्तर वही होगा 1 2 3। समझ गए? एक भी इसमें इंक्लूड कर लो। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज नीड, व्हाट इज द नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटीरियल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता है? तो बेसिकली टीएलएम की क्या आवश्यकता है, ये बहुत बात बोली गई है टीएलएम की। टू मेक लर्निंग इजी फॉर न्यूअर कंसेप्ट, दे आर नीडेड फॉर इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग। ठीक है। इन मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशंस दे प्रोवाइड वाइटल हेल्प टू टीचर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ देयर क्लास। तो ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी, सबने कर दिया होगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस एनेबल्स इंडिविजुअल विद कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एंड वन सेल्फ। तो यहाँ पे अदर्स की बात करी गई है मेनली, है ना। एक बार ऑफिशियल में क्वेश्चन चेक करता हूँ, रुको। ठीक है, ऑफिशियल पेपर भी ठीक है, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये लाइन जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया ना उठा रखी है। तो इधर अदर्स की बात आ गई, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। तो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कौन सी चीज़ चाहिए? इंटरपर्सनल चीज़ चाहिए, है ना। यहाँ पे भी इंटरपर्सनल है। वो थोड़ा सा पिछले वाला जो आपने शायद PYQ में ना वो जो NIS में गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से गलती हुई है। बाकी यहाँ तो ठीक है, दूसरों की समझ करना। समझ गए? ये ना, ये वाला पॉइंट दिखाया था, enables individuals the capacity for reflective understanding of others and oneself. Point is clear? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। इंटरपर्सनल, that takes place when students work together in the same place on a structured project in a small group। तो जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत शानदार दे देगा। और ये थोड़ा सा डिफाइनिंग क्वेश्चन है जो कि ऐसे आपको भीड़ से अलग कर सकता है ना। तो अगर आपको पता हो कि
यहाँ लिखा हुआ है, पहली बात तो स्मॉल ग्रुप है, पहली बात तो क्या है, स्मॉल ग्रुप। दूसरी बात क्या है, सेम प्लेस। यही चीज डिफाइनिंग हो सकती है, इसी चीज आपको समझ आ जाएगा। देखो दूसरा और तीसरा तो आपके ऑप्शन में होगा ही नहीं, इनको तो काट ही दो आप। आपके शायद जो कंफ्यूजन होगी वो कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में होगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ज़रूरी नहीं है आप एक ही जगह बैठ के पढ़ो, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, थ्रू लैपटॉप या थ्रू इंटरनेट आप कहीं भी गूगल मीट के थ्रू पढ़ सकते हो एक दूसरे से, तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा हो सकता है कि आप इंटर स्कूल भी पढ़ सकते हो, मतलब दो स्कूल्स के बीच में कोई प्रोजेक्ट करना वो भी कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ग्रुप बड़ा हो सकता है, 100 बंदों का, 150 बंदों का, 200 बंदों का, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, फिर किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो। कोऑपरेटिव लर्निंग में पहली बात ग्रुप स्मॉल होगा और एक ही जगह होना ज़रूरी है, सेम प्लेस पे होना ज़रूरी है, बस यही फ़र्क है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बताना हो 502 ब्लॉक एक पेज नंबर 113। बाकी जिसमें कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, है ना? और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ ना, दिस मेथड अलाउज फेस टू फेस कन्वर्जेशन डिस्कशन यूजिंग कंप्यूटर्स लाइक ऑनलाइन फॉर्म्स एंड चैट फॉर्म्स। इसमें ये लिखा हुआ था, जिसमें अकाउंटेबल टू ईच अदर होते हैं, इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग का गया, या कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, स्मॉल ग्रुप अप्रोच होती है, एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है ना। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो कि ये डिफरेंसेस हैं, इसके अंदर से अब आने वाले पीवाई के उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहीं से हुआ है, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्स प्लेस when students work together in same place on a structured project in a small group. Collaborative learning can take place anytime students work together. For example, वो कहीं पे भी एक दूसरे की हेल्प करके काम कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। समझ गए? अब ये चिंता मत करो, यहाँ जितने भी आ गए इनसे क्वेश्चन आएगा, फिर से बता दिया। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग, you are at a shop purchasing something, there you hear two persons speaking, which of the following things you can learn about these persons। आप एक दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं, वहां पे आपको दो व्यक्तियां मिलते हैं जो कुछ बोलते और सुनते हैं, है ना? तो इनमें से कौन सी चीजों को आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई क्या हो सकता है? कौन सी निम्नलिखित बातें आप उन दो व्यक्तियों के बारे में सुनकर सीख सकते हैं? वेदर दे आर रिच और पुअर, कि वो अमीर है गरीब है। दूसरा, द प्लेस वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं। ठीक है। देयर एजुकेशन स्टेटस, वो पढ़े लिखे हैं कि वो अनपढ़ है। ठीक है भाई, इसमें ना बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद आप इस क्वेश्चन को गलत कर दो, शायद आप गलत कर दो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमीर गरीब में, तो ये तो नहीं होगा, शायद इस अंडरस्टैंडिंग को सोचते हुए आप चीज को गलत कर दो, है ना? चलो जी, बाकी बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, अगर दो बंदे के बीच में बातचीत है, तो बेस्ड ऑन उनकी बातचीत यू कैन डिटरमाइन, आप पता लगा सकते हो कि वो अमीर हैं गरीब हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वो कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, हरियाणा के हैं, मतलब बेसिकली उन उस बोली से ब्रजवासी हैं, कहाँ समझ रहे हो उस बात, अवध के हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। सबके जो इंटेलेक्ट है, फिर जो बोलना, इंटेलेक्ट नहीं, आइडियोलेक्ट है, उसके बोलने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। देयर एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है भाई, पढ़े लिखे अनपढ़, इससे भी आप बोलने के तरीके से पता लगा सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर थोड़ा सा आपने गलत नहीं बता दिया, दूसरा और तीसरा तो हमने मान लिया, दूसरा और तीसरा तो हम मानते हैं, पर पहला तो नहीं, कि कि बोलने के तरीके से या लहजे से आप पता कर सकते हो अमीर है गरीब है, कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपका सर्कल ही वो आसपास के लोगों का है, फिर आप इतना बाहर नहीं घूमते, तो यू कांट लाइक इस चीज को बोल एक्सेप्ट कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक अल्ट्रा रिच एचएनआई को देखो, उनके बोलने के तरीके को देखो, और एक बिल्कुल अपने आसपास के लोगों के बोलने के तरीके को देखो, उसमें डिफरेंस मिलेगा, है ना? उसमें कुछ जो अमीर बंदा होगा शायद उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स मिल सकते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मिल सकता है आवाज में, वो चीजें समझ पा रहे हो? ठीक है भाई। अच्छा, ये दो पॉइंट तो ठीक है, इन दो पॉइंट सहमत हो। पहले पॉइंट की मैं पुष्टि आपकी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 127 कहाँ चला गया, 503 ब्लॉक एक, पेज नंबर 17, 503 ब्लॉक एक, पेज नंबर, इस चीज की मैं आपकी पुष्टि करके ही जाऊंगा। द वे ऑफ टॉकिंग कैन टेल वेदर द स्पीकर इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, पुअर और रिच, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। पहला, कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, रिच है कि पुअर है, और दूसरा वो कहाँ से आया है
है ना? तो ये तीनों पॉइंट तो ये लिखे हुए हैं, रिच है कि नहीं, वो कहाँ से आया है, और तीसरा एजुकेशनल स्टेटस। पॉइंट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन के बारे में कौन सी चीज़ें सही है बेसिकली, कि एजुकेशन आइडियलिस्टिक वे में कैसी होनी चाहिए, जिसके बारे में पढ़ा भी वो जिड्डू कृष्णमूर्ति साहब की किताब में। आसान था, कोई चीज़ है इसमें, कुछ याद करने वाला नहीं है, फिर कुछ अलग नहीं मिलेगा। जो बच्चों को डिस्कवरी करने में हेल्प करे, उनका इंटरेस्ट जगाए डिस्कवरी में, बच्चों के अंदर कैपेसिटीज या फिर स्किलफुलनेस को डेवलप करे, ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर ओन हाई इंटरेस्ट, वो खुद बच्चों को खुद जानने में हेल्प करे कि भाई उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उसी फील्ड में काम करने के लिए हेल्प करे, सहायता करे। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक बात है। बाकी किताब उसी से उठाया गया, मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत ईजी है। विच साई क्या लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिस्ट वर्कड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप सभी को पता है, एल थॉर्नडाइक, पियाजे, बी एफ स्किनर और इवान पैवलोव। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी गई है, और स्किनर साहब का नाम ना है ऐसा नहीं हो सकता, आप सभी ने इसका उत्तर सही दे दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अ टीचर शुड कंसिडर व्हाइल क्रिएटिंग इंडिविजुअल लर्निंग सिचुएशन इन क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी चीजों को एक शिक्षक को कक्षा की स्थिति में व्यक्तिगत शिक्षण बनाते समय विचार रखना चाहिए। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सिचुएशन बना रही है, मतलब हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वो टीचर चाह रही है कि सिचुएशन बन जाए ताकि बच्चा और अच्छा सीख पाए। तो 2 सेकंड रुकना भाई, यार कॉल पे कॉल आ रहे हैं आज तो। कम्युनिकेशन ऑफ असाइनमेंट क्लियरली, कि जो असाइनमेंट आपने बच्चे को दिया है, क्योंकि हर बच्चे का असाइनमेंट अलग है, क्योंकि आप बोल रहे हो इंडिविजुअल लर्निंग करवानी है, तो जो भी आपने बच्चों को असाइनमेंट दिया है तो उसकी कम्युनिकेशन क्लियरली होनी चाहिए कि भाई आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया और क्या नहीं। दूसरा इज मॉनिटरिंग स्टूडेंट वर्क, बच्चा क्या कर रहा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और फीडबैक भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, अभी वी आर डाउन टू 30 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन बचे हैं, इस क्लास में 30 कर लिए, अगली हम ट्राई करेंगे फिर से 30 करने का, है ना। और हाँ, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राणा सभी को। होप सो इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब तो नया हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, अब तो बस मज़ा आ रहा होगा भाई क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चंस हो रहे हैं। हिमांशु सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं, थोड़ी तारीफ मेरी कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, मैं खुश हो जाता हूँ और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।